तो गॉस लॉ में क्या सीखा कल आपने? सिर्फ गॉस लॉ में जो आपने पढ़ाया वही पढ़ाया। नहीं नहीं, आपने सीखा क्या? आप समराइज कीजिए जो आपने सीखा। सर ने बताया कि गॉस लॉ क्या होता है, मतलब उसका मतलब। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गॉस लॉ क्या होता है। और मतलब हाँ, वो आप बताओ ना, गॉस लॉ क्या होता है, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, गॉस लॉ में था कि उन्होंने बोला था कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में अगर हम कोई चार्जेस रखते हैं तो उनका लाइक द सम ऑफ ऑल द चार्जेस इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन आर जो होता है वो बताता है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एप्सिलॉन आर? सॉरी, एप्सिलॉन नॉट। क्या? ये क्या बताता है, क्या बोले, क्या बताता है ये? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। हम्म। और अगर मान लो सरफेस क्लोज नहीं है तो गॉस लॉ लगा सकते हैं? नो सर। अंदर में चार्जेस मूव कर रहा है तो गॉस लॉ लगा सकते हैं? अंदर चार्जेस मूव कर रहे हैं? हम्म। सरफेस के अंदर ही है बट अंदर में मूव कर रहा है, मूविंग चार्जेस हैं। शायद नहीं। गॉस लॉ इज वैलिड इवन फॉर मूविंग चार्जेस। तो ये लिख लो आप नोट में। ये नहीं बताया सर। इसीलिए तो गॉस लॉ ज्यादा फंडामेंटल है। गॉस लॉ को प्रायोरिटी दिया गया कूलम्स लॉ के ऊपर। सॉरी। गॉस लॉ इज वैलिड इवन फॉर मूविंग चार्जेस। चार्जेस इनसाइड द सरफेस। नहीं नहीं, मतलब इनसाइड हो या आउटसाइड हो, अगर मान लो बाहर में ही चार्ज है, बाहर बाहर मूव कर रहा है तो उसका फ्लक्स जीरो होगा। हाँ। हाँ मतलब। कहाँ लिखूं? तो ये यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है। यस सर। हम्म। ओके। और और बताइए, और क्या जानते हैं इसमें? नहीं जानते हैं, और भी कुछ जानते हैं? नहीं सर, यही जानते हैं। वो सर ने कल ये बता दिया था कि गॉस लॉ जो होता है, मतलब अगर हम कोई भी फ्लक्स निकालना है किसी मतलब कोई टोटल फ्लक्स निकालना है किसी क्लोज सरफेस पे, तो हम उसके इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं। वो आपने कल बता ही दिया था। क्या? और चार्ज को साइन के साथ लेना है ना? हाँ। और अगर चार्ज बाहर में होता है तो फ्लक्स जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्यों जीरो होता है? और सर ने थोड़े बहुत से एग्जाम्पल्स पढ़ा दिए नहीं, थे क्वेश्चन। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि चार्ज अगर सरफेस के बाहर है तो फ्लक्स क्यों जीरो होता है, फ्लक्स टू द सरफेस क्यों जीरो होता है? सिर्फ क्योंकि गॉस लॉ में हम सिर्फ अंदर वाले चार्जेस को एप्लीकेबल मानते हैं ना, बाहर वालों को तो इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्यों बाहर वाले की वजह से क्यों जीरो हो जाता है?
बोलिए। सर क्योंकि बाहर वाले पे कोई एरिया वेक्टर नहीं है। लो, वाह, No. सुपर। कल तो बताया था आपको। कोई बताया था, मैं तो भूल हम्म, गई। बहुत बढ़िया। हाँ पापा। राम राम, क्लास चल रही है मेरी। ये ऐसा कुछ बताया था। ओए हाँ, क्या था इसमें? ये बताया था सर आपने। क्या बोला था इसमें? सर इसमें आपने, हाँ ये दो नोट लिखाए थे, दो नोट लिखाए थे। नहीं नहीं, ये नहीं था, कुछ और था। क्या बताया था इसमें? हाँ इसमें आपने बताया था कि अगर जो एंगल थीटा होता है वो एक्यूट होता है, तो सर यही था ना। हम्म, अगर जो एंगल होता है वो एक्यूट होता है तो रिजल्ट, जो जो टोटल फ्लक्स आता है वो पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आना चाहिए। हाँ, और अगर ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा, मतलब मोर देन 90 हो जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा इसका टोटल फ्लक्स। आपने कुछ लिखा होगा यहाँ पे। कुछ लिखा है, देखो तो कॉपी में क्या लिखा है आपने इसके बाद। कुछ स्टेटमेंट लिखा है? हम्म। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। Whenever field lines come out through a volume, corresponding angle between electric field and vector area vector will be acute. So d phi will be positive. और जब इंटर करता है तो? तो नेगेटिव होगा डी फाई, अगर obtuse होगा, बड़ा होगा 90 डिग्री से। तो वेन एवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर इनटू अ वॉल्यूम, तो जिस सरफेस के थ्रू वो इंटर कर रहा है उसके थ्रू जो फ्लक्स आएगा वो निगेटिव आता है। हम्म। तो जब फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है किसी वॉल्यूम में, तो जिस सरफेस से इंटर कर रहा है उस सरफेस के थ्रू जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लक्स आएगा वो निगेटिव आएगा। और जब ये वॉल्यूम से बाहर निकल रहा है, तो जिस सरफेस के थ्रू ये बाहर निकलेगा, जिस सरफेस के थ्रू ये बाहर निकलेगा उस सरफेस के थ्रू फ्लक्स पॉजिटिव होता है। हम्म। तो सिंस देयर आर नो चार्जेस इनसाइड दिस वॉल्यूम, तो जितने फील्ड लाइंस इंटर करेंगे उतने ही फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे। बिकॉज सिंस देयर इज नो चार्ज इनसाइड द वॉल्यूम, तो अंदर में कोई फील्ड लाइन ना ही तो टर्मिनेट कर सकता है और ना ही अंदर से कोई नया फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कर सकता है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलवेज टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। So, हम्म। since there are no charges inside the volume, so no electric field lines will terminate inside, or neither any new field lines will come outside. ठीक है। So whatever field lines will enter into the volume, they will definitely leave the volume, right? यस सर। तो इंटर करने के कॉरेस्पॉन्डिंग जितना फ्लक्स नेगेटिव होगा, बाहर निकलने टाइम पे उतना ही फ्लक्स पॉजिटिव पॉजिटिव। होगा। तो जितना फ्लक्स नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। जीरो। तो इसीलिए बाहर की वजह से, बाहर वाले चार्जेस का फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। नहीं होता है। बाहर वाले चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब अंदर के कोई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू आउटसाइड चार्ज। नो सर।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होगा? मतलब किसके बीच में बोल रहे हो आप? आउटसाइड चार्ज की वजह से अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ सर, ये जाती रही है लाइन, हाँ, तो राइट वाली। सरफेस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू आउटसाइड चार्ज। यस सर। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो जा ही रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हम लोग जानते ही है ना कि उस पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसकी वजह से, आउटसाइड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, लेकिन फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है थ्रू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? वो हर एक एरिया पे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, वो सारे डॉट प्रोडक्ट को जोड़ेंगे, वो सबका जो एडिशन होके आएगा वो जीरो होगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, वो होगा ही। सब हम्म। डॉट प्रोडक्ट को जोड़ रहे हैं, वो फाइनल वो ऐड होके जीरो आ रहा है। आई बात समझ में? यस सर। क्या समझ में आया? कि बाहर वाले चार्जेस का फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हम्म। आसान है कि डिफिकल्ट है? आसान ही है। कोई भी चीज आसान या डिफिकल्ट नहीं होती। समझ में आ जाए तो फिर, आसान होती है। और नहीं समझ में आया तो डिफिकल्ट हो गया, है ना? यस सर। तो देखिए, ये डाइपोल का आपने पढ़ा था। डाइपोल की वजह से ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हम्म। राइट? यस सर। ये मान लीजिए क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। अब अगर मैं ऐसा एक सरफेस ले लूं, आर्बिट्ररी सरफेस, जो ये क्यू को चारों तरफ से घेरा हुआ है, इस सरफेस को नाम देते हैं, मतलब इस पूरा आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस है, चारों तरफ से ये घेर रखा है क्यू को, इस सरफेस को नाम दे देते हैं S1। चारों तरफ से ऐसे पैक कर दिया आपने, पैक कर दिया है क्यू को। व्हाट विल बी फ्लक्स थ्रू S1? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 क्या होगा? सर ये तो नॉर्मली हम निकाल सकते हैं ना। क्या बोल रहे हैं? ये तो वो हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन वाला। क्या होता है वो? ई डॉट डेल्टा एस। E.ds। हाँ, वैल्यू क्या आएगा टोटल फ्लक्स थ्रू S1 का? टोटल वैल्यू। हाँ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 का वैल्यू क्या आएगा इंटीग्रल E.ds का? ई डॉट डी एस, और नहीं, ई कॉस थीटा, और अंदर इंटीग्रेशन में डीएस रहता है। हाँ, तो वैल्यू क्या आएगा कैलकुलेट करके ये इंटीग्रेशन का? अरे चुनमुन, गॉस लॉ अभी अभी तो आपने बोला कि गॉस लॉ क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस भी क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वो जो है वो सिर्फ स्टेटमेंट लिखने के लिए थोड़ा ही गॉस लॉ पढ़ा था, ये यूज करने के लिए ही पढ़ा था ना। अच्छा, ये पूछ रहे थे क्या? हाँ, मुझे लगा आप कोई कांस्टेंट या कोई वैल्यू पूछ रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। टोटल लिख तो दिया, इसलिए यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1, S1 के थ्रू फ्लक्स क्या होगा यश। तो लिखा हुआ भी है कि नहीं? यस सर। अच्छा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव हो रहा है? सर क्योंकि चार्ज ही पॉजिटिव है। हाँ, फील्ड लाइंस के हिसाब से सोचो तो
फील्ड लाइंस के हिसाब से सोचो तो सर जितनी अंदर आ रही है उतनी बाहर जा रही है। अंदर कहाँ आ रही है इसमें? S1 में कोई फील्ड लाइन अंदर आ रहा है? सब बाहर निकल रहा है। हाँ सॉरी, सब बाहर जा रहा है यार। कहाँ है? तो बाहर सब तो बाहर जा रहा है। अंदर कहाँ हम्म। इसमें घुस रहा है? सब बाहर जा रहा है। और बाहर जाता है तो आपने पढ़ा था कि जब फील्ड लाइंस बाहर जाते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लक्स पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव होता है। मान लो ये आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस है S2, टोटल फ्लक्स थ्रू S2 क्या होगा? नेगेटिव ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। निगेटिव क्यों है इसमें? सर क्योंकि चार्ज नेगेटिव है और फील्ड लाइन सब अंदर आ रही है। इसमें सारे फील्ड लाइंस इंटर ही कर रहे हैं। देखो इसमें सारे फील्ड लाइंस जो हैं वो इंटर ही कर रहे हैं। फील्ड लाइंस जब इंटर करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लक्स नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव होता है। अच्छा, अगर मैं ये ले लूं, ये आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस S3, अरे अरे। इससे क्या होगा फ्लक्स? जीरो। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S3 जीरो। जीरो होगा। क्यों होगा जीरो? सर क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के फ्लक्स हैं इसमें, तो कैंसिल हो जाएंगे। चाय चढ़ा लूं क्या? हाँ, चार्ज इनक्लोज बाई S3 क्या होगा? चार्ज का टोटल सम चार्ज मतलब इनक्लोज बाई S3। प्लस क्यू और माइनस क्यू का सम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू S3, ये जो है ये हो जाएगा टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन। क्या हो गया ये? जीरो। यहाँ पे देखिए कुछ फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर भी जा रहे हैं। हम्म। कुछ अंदर आ रही है। ये जो डायग्राम बनाया उसमें 3 फील्ड लाइंस बाहर जा रहे हैं, और जितने फील्ड लाइंस बाहर जा रहे हैं उतने ही फील्ड लाइंस अंदर आ रहा है। में इंटर भी कर रहे हैं। यस सर। जितने बाहर गए उतने ही इंटर किए, तो जितना फ्लक्स पॉजिटिव हुआ उतना ही निगेटिव हो गया। बाहर जाते समय पॉजिटिव, इंटर करते समय नेगेटिव, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? जीरो हो गया, है ना? यस सर। इसमें कुछ फील्ड लाइंस का कंट्रीब्यूशन ही नहीं है फ्लक्स में। कुछ फील्ड लाइंस जो है वो S3 को पेनिट्रेट ही नहीं किए, ना तो बाहर गए ना अंदर आए अपना। कुछ जो फील्ड लाइंस हैं वो S3 को पेनिट्रेट ही नहीं किए। हम्म। तो ड्यू टू दिस फील्ड लाइंस जो अपना अंदर ही अंदर सेटल हो गए, उनकी वजह से सरफेस वाले पॉइंट्स पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ही नहीं। मतलब ये सरफेस को पेनिट्रेट ही नहीं किए। तो हाँ। पेनिट्रेट करता है तब तो फ्लक्स होता है। यस सर। तो इनका इन फील्ड लाइंस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन किसका है? जो बाहर जो जा रहे हैं जा रही है। उनकी वजह से फ्लक्स हुआ पॉजिटिव, जो इंटर कर रहे हैं उनकी वजह से फ्लक्स हुआ नेगेटिव। यस सर। ठीक है। हम्म। हम्म। एक और सरफेस लेते हैं इधर। एक ये सरफेस लिया अंदर, ये देखो ये एक सरफेस लिया अंदर S4। ये एक सरफेस है, आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस, चारों तरफ से बंद है, कहीं से खुला हुआ नहीं है। सो व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस S4? चारों तरफ से ही बंद है। सर ये भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्यों होगा? सर क्योंकि इसमें फील्ड लाइंस जो है वो, एक मिनट भाई, नहीं इसमें जीरो, इसमें भी जीरो होगा।
जीरो क्यों होगा? क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव से जितना अंदर जा रहा है नेगेटिव में उतना ही बाहर जा रहा है। इसके अंदर कोई चार्ज है? नहीं। तो चार्ज इनक्लोज ही जीरो हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। हम्म। जितने फील्ड लाइंस इसमें इंटर कर रहे हैं उतने बाहर भी बता रहे हैं आ रहे हैं। जितना फ्लक्स पॉजिटिव उतना ही, जितना फ्लक्स नेगेटिव। नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S4। इंटरेस्टिंग है ना गॉस लॉ? यस सर। क्वेश्चंस नहीं बनाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं। तो क्वेश्चंस जो हैं आप बनाइए, आपके पास आकाश का भी पैकेज है, एलन का भी है, इसी से बनाइए दोनों का कर लीजिए। तो शादी से आप आओगे तो सब कुछ तो भूल भाल के आओगे। नहीं सर, मैं पढ़ लूंगी आकर। अच्छा। सर इसमें ना हमें सर ने एक चीज बताई थी कि अगर हम कोई हेमिस्फीयर लेते हैं तो उसके अंदर का फ्लक्स कैसे निकालते हैं। हाँ कराएंगे कराएंगे, अभी तो एप्लीकेशन से स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी तो बस गॉस लॉ ही समझ रहे हैं। क्या एप्लीकेशंस में आता है। हाँ। वाह। और सर ने कल हमको ये एज अ क्वेश्चन समझा दिया था। एप्लीकेशंस तो पढ़ाई नहीं है अभी तक। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो अब आप हेडिंग दे दीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए अब आप, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, लेकिन गॉस लॉ में एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक चीज याद रखनी है बिल्कुल, कि गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस। जो चारों तरफ से सरफेस बंद हो सिर्फ उसी के लिए वैलिड हम्म। है ना? यस सर। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज सरफेसेस। चारों तरफ से बंद होना चाहिए, कहीं एक भी होल नहीं छूट जाए। होल रह जाएगा तो फिर सच्चाई बाहर आ जाएगी, लीक हो जाएगी, राज राज नहीं रहेगा। इसलिए पूरा बंद होना चाहिए, एकदम सील बंद, कहीं से कोई ओपनिंग नहीं। ठीक है। जी सर। हम्म। तो देखिए, पहला एप्लीकेशन देखते हैं। मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जानते हो कि फील्ड लाइंस आर ऑफ सेम डिस्टेंस। दे हैव द सेम। फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, है ना? फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके अंदर क्या किया कि आपने रख दिया, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। क्या है? स्फेरिकल बाउल। हेमिस्फेरिकल बाउल। हेमिस्फेयर। हाँ। जो आगे से खुला हुआ है, आगे से क्या है, खुला हुआ है। खुला हुआ।
यस, ये हेमिस्फेरिकल बाउल है। इसका जो सामने वाला फेस है वो सर्कुलर है। हेमिस्फेयर है तो सर्कल ही होगा, ये आर रेडियस का सर्कल है। और ये कर्व सरफेस है इसका। और इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म ई। So you have to find total electric flux through the curved surface of hemisphere. Total electric flux through curved surface of hemisphere. ठीक है, हम्म तो बताइए। Q by 2 epsilon नॉट। क्यू कहाँ है इसमें? क्यू कहीं दिख रहा है आपको? अच्छा नहीं, Q तो है ही नहीं भैया। ये क्या है, पढ़ा के देते हैं फिर। सर इसमें वो गॉसलो वाला जो इंटीग्रेशन वाली चीज थी उससे होगा। ये तो आपको करना है, आप करो। क्वेश्चन समझ गए तो? हम्म कर्व्ड सरफेस से बताना है क्या होगा फ्लक्स। सर हेमिस्फेयर का एरिया क्या होता है? स्फेरिकल स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है? स्फेयर का हाँ, एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया स्फेयर का, हाँ, कंप्लीट स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। हाँ, तो हेमिस्फेयर का कितना होगा? जहाँ 2 पाई r स्क्वायर। इसका आधा। सर ये आगे से ओपन है ना? हाँ, ओपन है, सामने से खुला हुआ है, बाउल है। तो इसका बस वही लेंगे। तो कैसे कर रहे हो आप, एक बताओ। सर ये वो वाला इंटीग्रेशन में E.ds। अच्छा, ई डॉट डीएस। तो डीएस किधर लेंगे कर्व सरफेस के लिए? सिर्फ परपेंडिकुलर लेंगे ना सरफेस से। सरफेस पे परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन होगा? ये जो कर्व, जो ये ऊपर ये नीचे वाला जो कैप साइड टाइप होता है, इसके परपेंडिकुलर लेंगे। मतलब ऐसा रेडियल ही हो जाएगा ना, स्फेयर पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, रेडियस। हम्म जैसे यहाँ पे डीएस का डायरेक्शन इधर। यस सर। एरिया का डायरेक्शन जो होता है वो तो कैसा होता है, रेडियल ही होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लूंगा डीएस तो इधर हो जाएगा। हम्म यहाँ पे अगर छोटा सा एरिया लूंगा तो डीएस इधर हो जाएगा। यहाँ पे लूंगा तो डीएस इधर हो जाएगा। यहाँ पे अगर लूं तो डीएस का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर लें तो डीएस का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। यस सर। तो डीएस का डायरेक्शन सेम ही है या डिफरेंट है? सर डिफरेंट है। डिफरेंट है। अभी अगर आप फ्लक्स निकालोगे तो इंटीग्रल ई डॉट डीएस, सॉरी क्लोज्ड इंटीग्रल तो नहीं, क्लोज सरफेस नहीं है, इंटीग्रल ई डॉट डीएस। अच्छा, ई का डायरेक्शन क्या सब जगह सेम है? यस सर। तो ई का डायरेक्शन सब जगह सेम है, लेकिन डीएस का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ई और डीएस के बीच में जो एंगल है थीटा, वो क्या होगा, चेंज होगा। यस सर। तो चेंज होगा तो थीटा जो है वो वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा। नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। हम्म थीटा जो है वो बाहर नहीं आएगा। नहीं आएगा।
तो ये इंटीग्रेशन करना मुश्किल होगा, हाँ, कर सकते हैं बट मुश्किल होगा काफी। आपको लगता है कि एक नीट के बच्चे पे इतना अत्याचार करना मतलब जायज है? नहीं है ना। नहीं, भाई एक तो वो बायो रट रहा है तो उसको कुछ तो लिवरेज मिलना चाहिए। सही बात है। और इसमें कहीं गॉस लॉ का यूज आया? नहीं, बस स्टेटमेंट लगा दिए एक। और स्टेटमेंट भी अभी तक कहाँ लगाया? ये तो फ्लक्स का स्टेटमेंट है, गॉस लॉ का कहाँ लगाया है? लगता है गॉसलॉग हम नहीं लोग, लगाया। हाँ, और हम लोग कर रहे हैं किसके अंदर? गॉसलॉग में एप्लीकेशन। तो इसका मतलब तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो कुछ तो आसान चीज करना होगा, कुछ तो गॉस लॉ लगाना होगा, हम्म। तभी तो ये निकलेगा कुछ। यस सर। तो उस हिसाब से सोचो ना, उस हिसाब से सोचो। अच्छा ये बताओ, गॉस लॉ क्या खुले हुए सरफेस के लिए लगता है? नो सर। नहीं लगता। गॉस लॉ के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है? क्लोज सरफेस होना चाहिए। एकदम बंद होना चाहिए चारों तरफ से, तो ये तो बंद है नहीं। नहीं, ये तो खुला है। तो गॉस लॉ लगाने के लिए क्या करेंगे? पहले तो इसको बंद कर देंगे। हम्म। क्या करेंगे? इसको बंद कर दो। इसको बंद कर देंगे, तब तो ये बंद हो जाएगा एकदम पूरा, यस सर। है ना। हम्म। तो ये बंद हो जाएगा। ये देखिए, इसको कर दिया बंद, बंद कर दिया यहां से इसको, ठीक है। हम्म। अच्छा तो बंद कर दिया, तो ये बताओ पूरा ये जो बंद सरफेस हो गया उससे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस पूरा बंद सरफेस क्या होगा? सर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अरे भैया थोड़ा गॉस लॉ का भी यूज कर लो, थोड़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ समझाया था कल बहुत मेहनत से कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, बहुत काम का चीज है, थोड़ा उसको यूज कर लो। एक लाइन याद हो गई है, वही हर जगह लगा रही हूँ। क्या होगा बताओ? सर इसमें आपने क्यों तो दिया ही नहीं, कहीं पे चार्ज कहाँ लगाऊं गॉसलो। अरे क्यों नहीं दिया, मतलब क्यों, क्यों नहीं दिया? पर ये तो दिख रहा है, ये तो बोला कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, यूनिफॉर्म तो है। यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि अंदर में कोई चार्ज नहीं होता होगा, बिकॉज चार्ज अगर रहेगा तब तो वहां पे फील्ड लाइंस टर्मिनेट होंगे, ओरिजिनेट होंगे। और पॉइंट चार्ज से जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट या टर्मिनेट होते हैं वो रेडियली वगैरह होते हैं, तो अगर चार्ज अंदर रहेगा तब तो ये फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं हो पाएगा। सर ये यूनिफॉर्म है तो इस पे जो एरिया वेक्टर होगा वो सब बाहर बाहर निकलेगा। और सुनो, फील्ड लाइंस अगर यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने फील्ड लाइंस इंटर करेंगे उतने ही बाहर निकलेंगे। हम्म। जितने फील्ड लाइंस इंटर करेंगे उतने ही, बाहर निकलेंगे। तो जितना फील्ड लाइंस इंटर किया तो फ्लक्स निगेटिव, और बाहर निकला तो फ्लक्स, पॉजिटिव। तो जितना इंटर किया उतना बाहर निकला, तो जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। अब यहाँ पे दो तरह का सरफेस है, एक कर्व्ड सरफेस में इसको नाम देता हूँ S1, और दूसरा जो है वो ये आपका प्लेट जो आपने सामने ढक्कन लगा दिया है वो है S2। S1 S2 मिलके ही तो पूरा बंद हुआ है ना। हम्म। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 प्लस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S2, ये दोनों मिलके पूरा हो गया बंद, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। बिकॉज जितने फील्ड लाइंस इंटर किए उतने ही फील्ड लाइंस बाहर निकले, यस सर। है कि नहीं। हम्म। आपको निकालना क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1। आपको क्या निकालना है? टोटल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ओनली, दैट मींस यू हैव टू फाइंड फ्लक्स थ्रू S1। हम्म। अच्छा ये बताओ, क्या यहां से आप ये लिख सकते? अच्छा ये जीरो कैसे हुआ ये समझ गए ना, यहाँ पे लिख दें। नहीं, मेरे को आ गया समझ में, वो स्टेटमेंट पढ़ ली।
तो टोटल यहां से क्या लिख सकते हो, आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S2। यस सर। अब ये बताओ, यहाँ पे S2 से S1 से फ्लक्स निकालना आसान था या S2 से आसान है? S2 के लिए हम लोग क्या फ्लक्स थ्रू S2 क्या निकाल सकते हैं? सर S2 निकाल। S2 का जो एरिया वेक्टर है, S2 के लिए जो एरिया वेक्टर है, ये तो प्लेट है, सर्कुलर प्लेट। तो यस S2 सर। के लिए क्या है, जो एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर सरफेस एंड अवे फ्रॉम द वॉल्यूम, इसके लिए क्या एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सब जगह सेम है। यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे है, तो इस प्लेट के हर एक पॉइंट पे E और DS के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 180। 180 डिग्री। तो इसके लिए तो थीटा कांस्टेंट हो गया ना, ये प्लेट के लिए थीटा कांस्टेंट हो गया 180 डिग्री। यस सर। तो इसके लिए तो वो इंटीग्रेशन से फ्लक्स निकालना आसान हो जाएगा ना। हम्म। S1 के लिए मुश्किल था, बिकॉज S1 के लिए क्या था, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा था, तो हमें वहां पे थीटा बाहर नहीं आ रहा था इंटीग्रेशन के, तो हमें वो इंटीग्रेशन करना मुश्किल होता। लेकिन S2 के लिए यही काम आसान है, बिकॉज S2 के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा जो है वो कांस्टेंट है 180 डिग्री। तो हम लोग लेट अस फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू S2। फ्लक्स थ्रू S2 क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ E इंटू मॉड ऑफ DS इंटू H2 के लिए हर एक पॉइंट पे एंगल बिटवीन E और DS कितना है? 180। आई बात समझ में? यस सर। क्या समझ में आया? कि S2 के लिए ये आसान था निकालना, बिकॉज S2 के लिए जो है वो, एक सेकंड, S2 के लिए E और DS के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। 180 डिग्री कांस्टेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे cos ऑफ 180 आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ गया, cos 180 -1 ये भी बाहर आ गया। अंदर में सिर्फ मॉड ऑफ DS बचा। मॉड ऑफ DS तो क्या हो जाएगा, वो S2 का एरिया हो जाएगा। S2 का एरिया तो प्लेट है वो, S2 का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यस सर। तो फ्लक्स थ्रू S2 निगेटिव आया। क्यों आया निगेटिव, बताओ? निगेटिव क्यों आया होगा? क्योंकि S2 से फील्ड लाइन सिर्फ इंटर कर रहे हैं। S2 से फील्ड लाइंस क्या कर रहे हैं? एंटर कर रहे हैं। सिर्फ इंटर हो रहे हैं S2 में, ये प्लेट के थ्रू ही तो इंटर हो रहा है, तो हम्म। इसलिए फ्लक्स थ्रू S2 निगेटिव आया है, -E/πr²। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अपने को क्या मिल जाएगा? S1 फ्लक्स थ्रू S1 विल बी नेगेटिव ऑफ फ्लक्स थ्रू S2, और प्लस E। इसका जो फ्लक्स थ्रू S2 आया है वो है माइनस मॉड ऑफ E/πr²। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस मॉड ऑफ E/πr²। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है। यस सर। हम्म, आई बात समझ में? जी सर। ओके, तो निकल गया ना आसानी से। हम्म। में गॉस लॉ का यूज हुआ कि नहीं हुआ? गॉस लॉ ही से तो ये चीज लिखे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। यस सर। ठीक है, समझ में आया? बोलिए चुनमुन। हाँ जी। आसान है कि डिफिकल्ट है? आसान है। अच्छा, तो एक एग्जांपल और करो, जो कि आपने ऑलरेडी अपने कोचिंग में कर लिया है।
ये इसका जो सेंटर है एग्जैक्टली यहाँ पे एक चार्ज रख दिया है Q। फ्रंट इसका खुला हुआ है और ये जो प्लेट वाला चीज है ना, इसके सेंटर पे एक एक्चुअली चार्ज प्लस Q रखा है, पॉइंट चार्ज है। तो फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। वो कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। बोलो चिल्ड्रन, हो गया? जी सर। कितना आया? सर हाफ ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसे किए? सर क्योंकि गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए ही होता है। हम्म।
तो हमें तो अज्यूम कर लेंगे कि इसके आगे भी एक और हेमिस्फीयर लगा हुआ है ऑलरेडी। हाँ हाँ। तो पूरे का तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, हम्म। उसका हाफ कर देंगे तो आधे का आ जाएगा। उसका हाफ क्यों करेंगे? सिर्फ क्योंकि हाँ। दोनों की चार्ज बिल्कुल बीच में रखा हुआ है ना, तो जितना वो लेफ्ट वाले की तरफ लगाएगा उतने ही राइट वाले की तरफ फ्लक्स लगाएगा। फ्लक्स लगाता है? हाँ, मतलब सॉरी, फ्लक्स होगा, उस चार्ज का फ्लक्स दोनों साइड पे इक्वल होगा, दोनों साइड से इक्वल होगा। हाँ, ये आपका जो है सही बोला आपने। ये यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो तो सिमेट्रिकली निकलते हैं ना बाहर, हम्म। सिमेट्रिकली निकलते हैं चारों तरफ। यस सर। तो ये चार्ज जो है वो बिल्कुल बीच में आ गया है, तो बीच में आ गया है। तो इफ यू ड्रॉ एन नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम दिस चार्ज, so if n number of lines are originating from this charge, then n by 2 lines will penetrate the left hemisphere and n by 2 number of electric field lines will penetrate the right hemisphere. राइट। तो यहाँ पे n lines निकल रहे थे, तो n lines के corresponding जो फ्लक्स था पूरे स्फेयर पे, वो फ्लक्स कितना था? Q by epsilon naught। तो एक हेमिस्फेयर को n by 2 लाइंस पेनिट्रेट कर रहा है, तो उसके corresponding फ्लक्स क्या हो जाएगा? Q by 2 epsilon naught, है ना? यस सर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आई बात समझ में? जी सर। अच्छा, अब एक बात बताइए, नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपके सामने टेबल पे आपका कॉपी रखा है या बुक रखा है, जिससे हम लोग मान लेते हैं कि वो एक स्क्वायर प्लेट है। सर ये तो स्क्वायर जैसा दिख नहीं रहा है, तो ऊपर से देख रहे हैं हम लोग। तो क्या है ये? स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट है ऑफ साइड एल, स्क्वायर प्लेट की साइड एल है, और इसके सेंटर से ठीक ऊपर यहाँ पे एक चार्ज रखा है जो कि ए पॉइंट पे रखा है, और सी से ए की डिस्टेंस एल बाई 2 है। डिस्टेंस कितनी है सी से ए के? एल बाई। बाय। तो ये आपका टेबल पे ये कॉपी है, कॉपी एक स्क्वायर प्लेट है ऑफ साइड लेंथ एल, और उस कॉपी के सेंटर से ठीक ऊपर, मतलब टेबल के ऊपर एल बाई 2 हाइट पे एक चार्ज, पॉइंट चार्ज रखा है क्यू। So you have to find total electric flux through this square plate. Find total electric flux through the square plate. ठीक है, गुनगुन बताओ कैसे निकालेंगे? सर ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, हाँ, स्क्वायर प्लेट। को बंद करेंगे तो क्यूब बन जाएगा। क्यूब बन जाएगा? अच्छा, कितने लेंथ का क्यूब बन जाएगा? एल लेंथ का बनेगा। एल लेंथ का बनेगा। उसके लिए कितने सरफेसेस, आपको कितने और स्क्वायर्स लगाने पड़ेंगे? कितने और स्क्वायर लगाने पड़ेंगे? एक से हो जाएगा क्योंकि सर मिडिल में है ना चार्ज। हाँ हाँ। एक मतलब एक इसी को बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा चार्ज। बंद करेंगे कैसे? मतलब उसके लिए तो और प्लेट लगेगा ना, ये तो एक ही प्लेट है। प्लेट्स लगानी है। हाँ हाँ, और प्लेट लगाएंगे तभी ना क्यूब बनेगा।
5 प्लेट्स। 5 प्लेट्स और लगाएंगे, सब एक जैसे। हाँ, तो ये चार्ज कहाँ पे आ जाएगा फिर? मिड सेंटर पर। क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये क्यूब जो है वो चारों तरफ से बंद हो जाएगा, है ना? यस सर। तो क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स। हाँ, क्यूब के थ्रू। क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? Q by 6 epsilon naught। क्यूब के थ्रू पूछ रहा हूँ, क्यूब मतलब वो सभी 6 फेसेस मिला करके। क्यूब चारों तरफ से बंद हो गया, तो क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? Q by epsilon naught। क्यूब के थ्रू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक स्क्वायर प्लेट से कितना होगा? Q by 6 epsilon क्यूब naught। में, हाँ, क्यूब में 6 प्लेट्स है ना, तो 6 प्लेट से हुआ फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आप बोल रहे हो एक प्लेट से हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो लेकिन क्या हर एक प्लेट से सेम ही होगा क्या फ्लक्स? हर एक प्लेट से सेम ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या पेनिट्रेट करेंगे? सर इसमें तो हाँ, क्योंकि बीच में है ना ये। अच्छा, ये बीच में रखा है तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो जो फील्ड लाइंस निकल रहे हैं वो भी सिमेट्रिकल हैं ऑल सारे डायरेक्शंस में। तो हर एक प्लेट से जो है वो क्या होगा? सेम ही फ्लक्स पास करेगा, सेम सेम ही होगा। फील्ड लाइंस पास करेंगे भाई, है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। ये वाला हुआ था क्या वहां पे? हम्म। ये हुआ था वहां आकाश में? ये सर ने बस इसे ओरली बता दिया था, अच्छा। मतलब ऐसे रूम का एग्जांपल देकर। हाँ। अच्छा, आप क्यूब कैसे बनाते हो? आप जैसे बनाते हो मैं भी वैसे ही बनाता हूँ। ये ले लिया और ये ले लिया, और एक ऐसा ही और ले लिया ऐसे, है ना? फिर हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, तो हम कर सकते हैं, तो मेरा थोड़ा और यूनिफॉर्म बन जाएगा। यही हो गया ना? यस सर। एक प्लेट जो लिया था वो ये वाला था, नीचे वाला। एक प्लेट ये वाला था, नीचे वाला। साइड लेंथ कितनी थी इसकी? एल। हम्म। और 6 प्लेट्स, 5 प्लेट और लगा देंगे तो ये जो चार्ज है वो एग्जैक्टली बीच में आ जाएगा। सर इसमें हमें इसकी हाइट से कोई मतलब नहीं है, मतलब हाइट जितनी है उसका कोई यूज नहीं करना। हाइट आप बताओ, हाइट का यूज है कि नहीं? इसकी हाइट L/2 थी ना, हम्म। तो हाइट L/2 थी, तो हमने क्या किया, L/2 हाइट के ऊपर ही दूसरा प्लेट लगाया, तभी तो L अच्छा। हाइट का क्यूब बन पाया। यस सर। अगर मान लो कि आप हाइट जो है, अगर मैं बोल देता कि हाइट ले लो L/3, क्या बोल देता? L/3। तो ये बताओ, क्या फिर आंसर Q/6 एप्सिलॉन नॉट होता? नो सर। क्यों नहीं होता? सर क्योंकि हाफ नहीं है ना उसका एग्जैक्ट। तो उससे क्या फर्क पड़ता?
मान लो कि ये हाइट जो है वो यहाँ L/3 हाइट ले लिया, यहाँ से L/3, L/3 हाइट ले लिया। तो अभी नेक्स्ट जो ये लगाएंगे, प्लेट लगाएंगे, वो फिर होगा ना कि कहाँ लगाएं, राइट? अगर आप L/3 हाइट के ऊपर ही लगाओगे प्लेट तो वो क्यूब नहीं बन पाएगा। क्या बन जाएगा? वो क्यूबॉइड बन जाएगा। यस सर। L/3 हाइट के ऊपर ही लगाओगे तो फिर वो क्यूब नहीं रह पाएगा ना, क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड हो जाएगा। तो क्यूबॉइड के लिए ये चार्ज जो है उसका डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द प्लेट सेम तो नहीं होगा, नहीं। बिकॉज वर्टिकल वाले जो प्लेट्स हैं उनसे इसका डिस्टेंस L/3 हो गया, लेकिन ऊपर वाले जो प्लेट्स हैं ये डिस्टेंस तो L था, तो ये डिस्टेंस तो L/2 हो जाएगा। यस सर। सो दिस चार्ज विल नो लॉन्गर रिमेन सिमेट्रिकली प्लेस्ड। और जब ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं होगा, सारे फेसेस से इक्विडिस्टेंट नहीं होगा, देन अगर इससे n नंबर ऑफ लाइंस निकल रहा है, देन यू कैन नॉट से कि थ्रू ईच फेस फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग विल बी n/6। सिमेट्रिकली रखा रहेगा तभी तो आप बोल सकते हो कि हर एक फेस से सेम फील्ड लाइंस पेनिट्रेट करेंगे। यस सर। किसी प्लेट के ज्यादा नजदीक है, किसी प्लेट से ज्यादा दूर है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि हर एक प्लेट से सेम ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनिट्रेट करेगा? नहीं करेगा ना। नो सर। तो हम लोग यहाँ पे 1/6 नहीं बोल सकते थे, तो फिर यहाँ पे फिर नहीं निकाल पाएंगे। आई बात समझ में? यस सर। तो यहाँ पे हर एक फ्लक्स, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब जो है ये Q/ε0 हो गया। क्यूब से, क्यूब को n नंबर ऑफ लाइंस पेनिट्रेट कर रहे हैं जो भी निकल रहे हैं इस चार्ज से, तो n लाइंस के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लक्स हो गया Q/ε0। हर एक फेस को n/6 लाइंस पेनिट्रेट करेंगे तो n/6 लाइंस के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लक्स हो जाएगा Q/6ε0। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब एक बात बताओ कि आप एक बात ये बताओ कि एक और क्वेश्चन है, शायद वो भी हुआ होगा आपके क्लास में। ये जो अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो IIT JEE एडवांस में आया था बहुत पहले। तो ये L साइड का क्यू स्क्वायर प्लेट है। तो देखिए ये स्क्वायर प्लेट है और साइड लेंथ L। स्क्वायर प्लेट का नाम देता हूं ABDE, और ये D जो वर्टेक्स है उसके जस्ट ऊपर L ही हाइट पे चार्ज रखा है Q। अब आपको बताना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द स्क्वायर प्लेट क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन किया आपने? नो सर। नहीं? फिर तो करो आप, बढ़िया क्वेश्चन है। अब JEE एडवांस में आया हुआ है तो अच्छा ही होगा। फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर प्लेट। कैसे रखा हुआ है ये समझे? हाँ सर, एक के वर्टेक्स के ऊपर रखा है, हाँ, मतलब आप इस। वो सोचो कि आपके कॉपी पे मान लो कोई आपके टेबल पे कोई रखा होगा अभी, कॉपी या बुक होगा, पैकेज होगा कुछ, तो उसको आप वैसे रख दो टेबल पे, और उसके एक वर्टेक्स से उतना ही हाइट पे चार्ज रखा है। अभी सोचो कि क्या करें। सर पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कितने क्यूब्स लगाकर हम इसको छुपा सकते हैं। कितने प्लेट्स लगा के? अच्छा, ये क्यूब्स लगा के। तो एक तो ये हो जाएगा, एक दो तीन चार, एक इसके ऊपर लगेगा, पाँच छः सात आठ, हो जाएगा बंद। मिनट।
मैचिंग करते हैं। 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 क्यूब्स प्लेस करेंगे। नहीं, एक बार फिर से ट्राई करो। नहीं, कितनी प्लेट्स लगेंगी ये बताना है या फिर कितने क्यूब लगेंगे ये बताना है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, एक सर मैं सेकंड। आप बोल रहे थे 8 क्यूब्स। हाँ, सही बोला। वैसे 8 क्यूब्स रखेंगे तो हो गया, हो जाएगा तैयार। आपका कहना सही है। 8 क्यूब, आपने क्यूब रख दिया ना पूरा। हाँ, मैंने एक एक साइड्स दो तीन नहीं चार काउंट छः। की, हाँ, तो क्यूब रख चार, दी। 4 क्यूब नीचे और 4 क्यूब ऊपर, हाँ। तो 8 क्यूब्स हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो 8 क्यूब्स हो जाएंगे, मतलब 8 क्यूब्स मिला के एक बड़ा क्यूब बन जाएगा, है ना। 8 क्यूब्स यू आर प्लेसिंग, जो आप 8 क्यूब्स रख रहे हो, वो सबका साइड लेंथ एल है, राइट। यस सर। लेकिन वो 8 क्यूब्स मिला करके एक बड़ा क्यूब बन जाएगा जिसका साइड लेंथ कितना हो जाएगा बड़े वाले क्यूब का? L/2, नहीं L2L, सॉरी। 2L। अच्छा, तो ये बताओ, ये जो बड़ा क्यूब आखिर आपने क्यों बनाया? बिकॉज वो बड़े वाले क्यूब के एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा ये चार्ज। हम्म। बड़े वाले क्यूब के एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा ना ये चार्ज, पहले है ना। सर एक मिनट, एक मिनट। हाँ क्या? हाँ। हिमानी मैम, उनके ना व्हाट्सएप नंबर है ना, उस पर उनका वो लिखा हुआ है ऑफिस टाइमिंग, उसमें देख लो क्या टाइमिंग लिखा हुआ है। उनका बिजनेस अकाउंट है ना, तो उस पर लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं कितने बजे आती है। मैं देखूं, मैं देखूं। हाँ एक मिनट, मैं नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, भी मेरे पास नंबर है उनका। हिमानी मैम, मेरा 10 से 7। हम्म। और वीकेंड्स पर 7 to 5। 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है ना वीकेंड वाली। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ जी सर, बताइए। हम्म, तो देखिए, आपने क्या किया कि जरा। पानी पिलाओ तो बोलो। वो 8 क्यूब्स वो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। खैर, जो भी है। 8 क्यूब्स बन जाएंगे, वो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। चलिए। कोई बात नहीं सर।
ऐसा कुछ है ना, 8 क्यूब्स यहाँ पे चार्ज रहेगा। हम्म 4 क्यूब्स मतलब 4 क्यूब्स नीचे और 4 क्यूब्स ऊपर बनेंगे, राइट? हम्म 4 क्यूब्स ऊपर और 4 क्यूब्स नीचे, तो यस। 8 क्यूब से ये पूरा बड़ा वाला क्यूब बन जाएगा, है ना? हम्म तो ये बताओ कि हर एक क्यूब से कितना फ्लक्स होगा फिर, एग्जैक्टली बीच में आ जाएगा। तो 8 क्यूब से फ्लक्स पास कर रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बड़े वाले क्यूब से। और ये सभी 8 क्यूब सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं। ये यस सर। बड़े वाले के एग्जैक्टली सेंटर में है और सारे क्यूब सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक क्यूब जो होगा, एक क्यूब जो होगा वो, हाँ उसके, एक क्यूब जो होगा उसकी 6 साइड्स होती हैं। उसमें तो 6 साइड्स होते हैं। हम्म तो आपको तो ये एक साइड से निकालना है, तो कैसे होगा? तो सर 6 प्लेट्स क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट करी है, तो एक प्लेट क्यू बाय 48 एप्सिलॉन नॉट करनी चाहिए। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, अ, वो जो एक क्यूब आप बनाओगे, एक क्यूब जो छोटा वाला जो क्यूब आप बना रहे हो, हाँ, हम्म उस क्यूब के ये वर्टेक्स पे ये क्यू चार्ज होगा। छोटा वाला जो आप क्यूब बनाओगे उसके वर्टेक्स पे ये क्यू चार्ज होगा। इनफैक्ट वो सभी जो 8 क्यूब्स हैं सबके वर्टेक्स पे ही ये चार्ज होगा, राइट? यस सर। हाँ या ना? हाँ जी। जो छोटा वाला क्यूब बनेगा ना, हम्म तो छोटे छोटे क्यूब्स आपने बनाए हैं, वो सभी छोटे क्यूब्स, मतलब एक क्यूब इधर रहेगा और, सर अभी बन गया आपसे। हाँ अभी बन गया हमसे। तो एक इधर हो गया, दो हो गए, दो पीछे हो गया, 4, हम्म और फिर 4 ऊपर हो गए। यस सर। हर एक क्यूब के वर्टेक्स पे ये चार्ज है क्यूब, ठीक है? हम्म आपको निकालना है ये वाले सरफेस से, आपको निकालना है ये वाले सरफेस से। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे 6 फेसेस हैं तो सभी से सेम ही फ्लक्स पास करेगा? नहीं। आप तो उसी हिसाब से आपने बोला ना कि एक क्यूब से क्यू आई एट एप्सिलॉन नॉट है, तो सर मैं 1/6 कर दूंगी। आपने तो यही बोला। क्या ये सर जस्टिफाइड है? नो इट इज नॉट। क्या करें फिर? सर ये डिस्टेंस अलग हो गया ना। क्या है ये? यहाँ तक तो आपने ठीक किया, तो लेकिन इसके बाद क्या? क्या होगा बताइए एक फेस से? अच्छा, एक क्यूब का तो पता है ना आपको, एक क्यूब का निकाल लिया आपने, राइट? हम्म
8 क्यूब से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 क्यूब से क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपने निकाला। तो देखिए ये जो है, हाँ, ओह हे भगवान। एक चीज तो आप एग्री करते हो कि इस क्यूब से क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट है, इसमें 6 फेसेस हैं, तो इसको 1/6 तो नहीं कर सकते, बिकॉज सारे 6 फेसेस आइडेंटिकल नहीं है, राइट? नो सर। अच्छा, लेकिन एक चीज है, इसमें दो तरह के फेसेस हैं, टू टाइप्स ऑफ फेसेस, टू टाइप्स। देखो तो जरा कौन कौन से दो टाइप है। दो एक फेस, टाइप के हाँ faces दो हैं। टाइप है। एक फेस ऐसा है जो इससे दूर रहता है, जैसे ये वाला एक फेस हो गया, ये वाला एक टाइप हो गया। ये तीन फेसेस जो हैं वो क्या क्यूब चार्ज के लिए आइडेंटिकल एक जैसे हैं? नो सर। इन तीन फेसेस जो मैंने शेड किया उसकी बात कर रहा हूं। देखो ये स्क्वायर प्लेट है, इसके एक वर्टेक्स से ये एल ही हाइट पे है, ये चार्ज रखा हुआ, हम्म। ठीक है। ये साइड वॉल वाले की बात कीजिए, ये भी स्क्वायर प्लेट है, इसके एक वर्टेक्स से एल डिस्टेंस पे ये चार्ज है रखा हुआ, यस सर। तो ये सरफेस 1 और 2 एक जैसे हुए ना, हम्म। उनके लिए क्यू जो चार्ज है वो सेम वे में प्लेस्ड है। हाँ। ये ग्रीन वाला फेस है, इसके एक वर्टेक्स से एल ही डिस्टेंस पे है ये चार्ज रखा हुआ, यस सर। तो इन तीनों फेसेस के लिए जो क्यू चार्ज का प्लेसिंग है वो तो एक जैसा ही है ना, हम्म। हाँ या ना? जी सर। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर मान लो एक फेस से अगर फ्लक्स है लेट अस से 5 1, तो दूसरे से भी 5 1 ही होने चाहिए और ये तीसरे से भी 5 1 ही होने चाहिए। हम्म। तो तीन फेस का तो पता कर लिया आपने, यस सर। और रिमेनिंग कौन से तीन फेसेस रह गए? ऊपर और पीछे और इस साइड वाला। ऊपर और पीछे और एक साइड वाली। हाँ? तो एक बात बताओ, ऊपर और पीछे और एक साइड वाली जो है वो तीनों क्या एक जैसे हैं? हाँ सर एक जैसे ही है। ऊपर वाली फेस ये, इसके भी एक वर्टेक्स पे ये चार्ज रखा है, साइड वाली ये, इसके भी एक वर्टेक्स पे ही ये चार्ज रखा है, हम्म। और पीछे वाली कौन सी, पीछे वाली ये, पीछे वाली हो गई ना ये, मतलब यस सर। ये वाली पूरी हो गई पीछे वाली, उसके भी एक वर्टेक्स पे ही ये चार्ज रखा हम्म। है कि नहीं? यस सर। तो ये अगर ऊपर वाले से फ्लक्स अगर 5 2 है तो साइड वाले से भी 5 2 ही होगा, हम्म। और पीछे वाले से भी 5 2 होगा। 5 2 ही होगा, यस सर। है ना? तो सभी 6 फेसेस का तो निकल गया ना आपको, तीन फेस के लिए 5 1,
और जो तीन फेसेज हैं उनके लिए तीन फेस के लिए फाई वन, और जो तीन फेस हैं उनके लिए फाई टू, और ये सब मिला करके हो गया एक छोटा क्यूब का फ्लक्स। वो कितना है? क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो क्या लिख सकते हो आप? 3 फाई 1 प्लस 3 फाई 2 इक्वल टू क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये फाई 2 की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ I2। मतलब ये जो सरफेस है, इसके वर्टेक्स, इसके ये साइड पे ही चार्ज रखा है, तो इस वाले सरफेस पे क्या फ्लक्स होगा? सिर्फ एक सरफेस की बात कर रहा हूं मैं। लेट अस से इसको नाम दे देते हैं एबीसीडी। एबीसीडी से क्या फ्लक्स होगा? ये बताओ, एबीसीडी को क्या कोई फील्ड लाइन पेनिट्रेट करेगा? नहीं, नहीं करेगा। नहीं टच करके चला जाएगा। या तो फील्ड लाइन इसके नीचे से होके चला जाएगा, या ऊपर से होके चला जाएगा, या फिर जो ऐसे पैरेलली जा रहा है वो टच करके निकल जाएगा। हम्म, इसको पेनिट्रेट। नहीं करेगा। तो फाई 2 की वैल्यू क्या हुई? 0। 0। 3 फाई 1 प्लस 3 इंटू 0, ये कितना हो गया? 3 5 1 इज इक्वल टू 8 Q/8 एप्सिलॉन नॉट। फाई 1 कितना हो गया? Q/24 एप्सिलॉन नॉट है। हाँ, आई बात समझ में? यस सर। फाई 1 ही तो निकालना था ना। हम्म, हम्म। सर ये नीट का क्वेश्चन था। नहीं, ये जेई एडवांस में आया था, बहुत पुराना। लेकिन अभी क्या है कि अभी सब जगह दिखता है ये। ठीक है, एक्सपेक्टेड। सब जगह कॉमन है, मतलब सभी जगह रहता है ये। तो क्या है, अभी नीट में भी पूछ दे सकते हैं। क्योंकि जेई एडवांस में क्या होता है, आया तो वो अनसीन क्वेश्चन होता है, मतलब बच्चे पहली बार वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में देखे, उसके लिए डिफिकल्ट। लेकिन अभी बच्चे, सारे बच्चे जो हैं वो सब जगह कोचिंग मटेरियल्स में इधर उधर सब जगह ये है, तो अभी उसमें ये नयापन नहीं रहा, तो अभी इसमें भी ये पूछ दे सकता है। दूसरी बात है कि इट्स नॉट अबाउट कि whether this question will come in NEET or not. This is about visualization, that whether you are able to visualize these things or not. अभी इस पे एक, इसी विजुअलाइजेशन पे एक छोटा सा क्वेश्चन बना दिया जा सकता है, समझ रहे हो? हम्म, मान लो मैं ये चार्ज यहाँ पे दे दूं ऐसे, और सिर्फ इस वाले से पूछ लो। एक क्वेश्चन बना दिया, ये फिगर दिखा दिया, और बेसिकली फाई 2 की वैल्यू पूछ लिया। तो आपको पता है तो आराम से आप जल्दी से बोल दोगे ना, फाई 2 0 है। नहीं समझे? समझ गई सर। मान लो मुझे नीट का पेपर सेट करने के लिए बोला गया, तो मैं कहूंगा अच्छा, एक काम करते हैं, यहां से क्वेश्चन उठा लेते हैं। ये स्क्वायर प्लेट ले लिया, और बोला कि इसके वर्टेक्स पे, यहीं पे सेम प्लेन में यहीं पे एक चार्ज रखा है। बताओ भाई, इस स्क्वायर प्लेट है एबीसीडी, इससे फ्लक्स थ्रू एबीसीडी क्या होगा? क्वेश्चन बन गया आसानी से। हम्म, सिंपल क्वेश्चन है। यस सर। अब आपने तो ये चीज किया हुआ है कि भाई ऐसा अगर स्क्वायर प्लेट होता है ऐसे, यहाँ पे ये चार्ज रखा हुआ है, तो इससे फ्लक्स 0 होगा, बिकॉज या तो फील्ड लाइंस इसके ऊपर से निकल जाएंगे या फिर इसके नीचे से निकल जाएंगे। और जो इसी प्लेन से निकलेंगे वो इसको पेनिट्रेट नहीं करेंगे, इसको छूते हुए निकल जाएंगे, पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं, तो इससे फ्लक्स 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। तो एक बढ़िया क्वेश्चन करने का फायदा ये होता है कि एक बढ़िया क्वेश्चन में आप बहुत सारी छोटी छोटी चीजें सीखते हो, विजुअलाइज करते हो चीजों को, समझे? हम्म,
अच्छा, ये तो आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक तरीका निकाला, 8 क्यूब लगाए। ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था क्या? 8 क्यूब वाला क्लास में हुआ था ऐसा कुछ? नहीं सर, ये साइड में मेरे क्यूबिक्स क्यूब रखा था ना, तो मैंने उसी को करके रख दिया। ओके, गुड 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 गुड। बट इसका ना एक और मेथड है, इसी क्वेश्चन का एक और मेथड है, बहुत बढ़िया। ये रूबिक्स क्यूब आपको बहुत हेल्प करता है फिजिक्स में। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था, ये रूबिक्स क्यूब रखा हुआ था और इसके, ये मान लो है ए बी डी, और इसका जो एक वर्टेक्स है डी, उससे एल ही हाइट पे एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, और ये फ्लक्स निकालना था ये नीचे वाले फेस से। यही क्वेश्चन था। यस सर। अभी आपने बोला कि सर 8 क्यूब अगर लगा दो, ये कर दो, ठीक है, अच्छी बात है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 8 क्यूब नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ 3 प्लेट और लगा दे रहे हैं। एक प्लेट ऐसे, एक सेकंड, 3 प्लेट लगा दे रहा हूं और ऐसे, तीन प्लेट लगा दे रहा हूं और, तो क्या हो गया, ये बड़ा स्क्वायर प्लेट बन गया, यस सर। है कि नहीं? जी सर। तो मैं अभी ये कर रहा हूं कि 3 और प्लेट लगा दे रहा हूं। और इसको एक बड़ा क्यूब बनाएंगे। पूरी बनवा देना ना लो। इसको एक बड़ा क्यूब बनाएंगे। ना और ये 3 और प्लेट लगा देने से क्या ये एक बड़ा स्क्वायर प्लेट बन गया? जी सर। कितने लेंथ का स्क्वायर प्लेट बन गया ये बड़ा वाला? 12। 12 लेंथ का बन गया। हम्म। तो ये फिगर कुछ ऐसे बन गया कि, ये फिगर कुछ ऐसे बन गया कि 12 लेंथ का स्क्वायर प्लेट हो गया बड़ा, उसके ऊपर एक क्यूब बना दो। और एक सेकंड, वेट वेट, 12 लेंथ का स्क्वायर प्लेट बन गया बड़ा वाला, हम्म। और ये बड़ा वाला जो स्क्वायर प्लेट है वो छोटे छोटे 4 स्क्वायर प्लेट से मिलकर बना है। यस सर। और ये जो क्यू चार्ज है वो कहाँ आ गया, वो इसके था ना वर्टेक्स से, मतलब ये डी पॉइंट से, ये छोटा वाला स्क्वायर प्लेट था ना ए बी डी, ये वाला था, दिस वाज ए बी डी ई। तो ये जो चार्ज रखा था वो डी के ऊपर रखा था, कितने डिस्टेंस ऊपर रखा था, एल डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस ऊपर रखा था? एल डिस्टेंस। तो अभी देखो, ये बड़ा वाला जो स्क्वायर प्लेट हो गया वो 12 लेंथ का हो गया, हम्म। और इसके सेंटर से एल डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज रखा है क्यू। यस सर। तो अब क्या करेंगे हम लोग? इसको एक कंप्लीट बड़ा क्यूब बना देंगे। कितने साइड लेंथ का? 12। 12 लेंथ का, बहुत बढ़िया। ये यही वाला क्वेश्चन तो अभी अभी किया था ना हम लोगों ने, उसमें क्या था कि एल लेंथ का बड़ा स्क्वायर प्लेट था, मतलब एक अभी ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, उसमें क्या होता था कि एल लेंथ का स्क्वायर प्लेट लिया था और सेंटर से L/2 डिस्टेंस ऊपर रखा था चार्ज। यस सर। तो इसी को ना डबल कर दो, तो एल के जगह 12 लेंथ का बड़ा स्क्वायर प्लेट हो गया, और उसके सेंटर से एल डिस्टेंस ऊपर, मतलब हाफ साइड लेंथ का है। तो सेम ही क्वेश्चन है ना ये दोनों, हम्म। है कि नहीं सेम? यस सर। तो पिछले वाले क्वेश्चन में इसमें कितना फ्लक्स आया था इस वाले स्क्वायर प्लेट से? Q/2। अब हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था कि उसमें एल लेंथ का स्क्वायर प्लेट था और इससे L/2 डिस्टेंस ऊपर ये चार्ज रखा था, राइट? हाँ नहीं सर, सॉरी,
में था। यहाँ पे नहीं, वो सेंटर से था। हम्म। सेंटर से L/2 डिस्टेंस ऊपर ये चार्ज रखा था। तो इससे फ्लक्स कितना होता था? Q/6 पर 6। तो यहाँ भी जो बड़ा वाला ये है ना, मतलब मैं इसको नाम दे दूं, लेटर से A B D E हो गया, हम्म। G H I J। तो यहाँ पे फ्लक्स थ्रू बड़ा वाला स्क्वायर प्लेट जो हो जाएगा AFHJ, इससे फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q/6 एप्सिलॉन, बिकॉज हमने पहला वाला क्वेश्चन यही किया था। यस सर। तो ये इसमें 4 स्क्वायर प्लेट से मिलकर के बना हुआ है। सो यू कैन राइट 4 इंटू फ्लक्स थ्रू ABD, बिकॉज सभी स्क्वायर प्लेट से वो सेम फ्लक्स पास करेगा, तो इट विल Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर फ्लक्स थ्रू ABD ये हो जाएगा 1/4 इंटू Q/6 एप्सिलॉन नॉट, 24 एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में चुनमुन? यस सर। बहुत बढ़िया। लेकिन आपने वो क्यूब वाला मेथड किया, वो भी बहुत बढ़िया था। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। हम्म। तो देखो एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आप बता दोगे बहुत जल्दी, फटाफट बता दोगे आप। आपका ये रूबिक्स कहाँ गया? क्या हो गया भाई? कॉपी तो कर लूं। हाँ, ये आपका रूबिक्स क्यूब है और इसके वर्टेक्स पे एक चार्ज रखा है। सो यू हैव टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द रूबिक्स क्यूब। एक रूबिक्स क्यूब है, इसके वर्टेक्स पे चार्ज रखा है क्यूब। यू हैव टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द रूबिक्स क्यूब। हाँ, सर पूरे क्यूब का बताना है। हम्म, पूरे क्यूब से बताना है। सर ये तो हर साइड पे अलग अलग हो जाएगा। पूरे क्यूब के लिए बताना है, पूरा क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा। Just एक मिनट। बोलिए। हम्म, सर ये जो ऊपर वाला साइड, पीछे वाला साइड, ये कौन सा साइड है, इस एक और साइड वाला जो है, ये तो ये वाला बोल रहे हैं क्या, ये 3 साइड? हाँ, हाँ। इनमें तो फ्लक्स है ही नहीं। अच्छा, मतलब इन तीनों से तो जीरो हो जाएगा। हाँ। वेरी गुड। बची आगे वाली साइड्स और नीचे वाली। इन 3 से जीरो हो जाएगा, सही पकड़ा आपने।
बच्चा आगे वाली साइड, साइड वाली और नीचे वाली साइड, उनमें फ्लक्स होगा हम्म। क्योंकि वो किसी डिस्टेंस पे रखे हैं। हम्म। कितना कितना होगा? सर तीनों पे तो इक्वल ही जाएगा ना, क्योंकि क्योंकि जितनी अंदर चार्ज नहीं है ना, तो अंदर से तो है ही नहीं कुछ चार्ज। राइट। जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। हम्म। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो किसी भी फेस से आप देखोगे तो जितना घुसेगा उतना बाहर निकलेगा। तो हम लोग मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो ऑब्वियसली एबीसीडी को तो पेनिट्रेट कर रहा है फील्ड लाइंस, राइट? तो 0 हो जाएगा तीनों पर। नहीं भाई, जीरो क्यों होगा? पेनिट्रेट तो कर रहा है ना। हाँ कर रहा है। तो आप ये प्लेट लिए हो, क्लोज सरफेस थोड़ी लिए हो। जो आप अच्छा बोल, हाँ, तो राइट। प्लेट है ना, तो प्लेट में तो पेनिट्रेट तो हो ही रहा है, तो वो तो हम बोलेंगे कि हाँ क्या होगा। वो वॉल्यूम वाले में बोलते हैं कि हाँ जितना इंटर किया उतना बाहर निकल गया। प्लेट है तो उसमें तो ऑब्वियस है कि भाई घुसेगा तो बाहर निकलेगा ही। तो आप, हम लोग तो सिर्फ ये बताते हैं कि कितने घुस रहे हैं। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्यों? सर यही तो होता है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग। क्या बोले? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है, तो वो तो इसके टोटल फ्लक्स, ये क्यू चार्ज की वजह से टोटल होता है। तो मतलब इससे जो एन नंबर ऑफ लाइंस होंगे ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा वो। तो इससे जो एन नंबर ऑफ लाइंस निकल रहे हैं वो तो इधर भी, इस साइड भी जा रहे हैं। तो क्यू बाई एप्सिलॉन में तो ये भी काउंट करना पड़ेगा। कोई क्यू चार्ज से कितना फ्लक्स होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट? यस सर। तो इससे एन नंबर ऑफ लाइंस निकल रहे हैं, तो वो एन लाइंस के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लक्स होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे जो फील्ड लाइंस निकल रहे हैं वो तो चारों तरफ जा रहे हैं ना। हम्म। तो आप कैसे मतलब ले लोगे ये? आपको तो सिर्फ इधर वाले निकालना है, आपको तो सिर्फ एबीसीडी वाला बोल रहे हो आप निकालने के लिए, तो उसमें तो कुछ ही लाइन पास कर रहे हैं। ये तो फिर 3 ही प्लेट्स है बस। हाँ, तीन ही प्लेट्स हैं। तो क्यू बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला क्वेश्चन अभी अभी तो किया आपने ऊपर में। ये देखो, एबीसीडी एल लेंथ का स्क्वायर प्लेट है, इसके एक वर्टेक्स से एल डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज रखा है। तो अभी अभी तो ऊपर आपने निकाला कि इस स्क्वायर प्लेट से जो फ्लक्स होगा वो क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, अभी अभी तो निकाला था, यही तो क्वेश्चन था। ऊपर में जो क्वेश्चन किया आपने अभी, ये देखो, ये अच्छा ये वाला। वो था कि जिसमें हमने 8 क्यूब्स ऊपर बना दिए थे। हाँ, वही वाला तो है ना। ओके। ये जो अभी आपने क्वेश्चन किया, उसमें कहाँ गया? उसमें यही तो था ये। आपको जो क्वेश्चन दिया गया था, यही क्वेश्चन दिया गया था ना कि एक एल साइड का स्क्वायर प्लेट है, इस हम्म। एक वर्टेक्स से एल डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज रखा है। यस सर। तो इससे आपने यही क्वेश्चन तो बनाया था, यही वाला तो बनाया था। देखो, यही वाला तो फेस है और ये क्यू चार्ज यहाँ रखा है, तो इससे तो अभी अभी आपने फ्लक्स निकाला है ना, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। इसी सरफेस से तो निकाला था। यस सर। 3 क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट टू 3। तो यही तो है एबीसीडी का, या फिर ये एबीसीडी वाला वही क्वेश्चन है ना। एल लेंथ का है, उसके एक वर्टेक्स से एल डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज रखा है। तो ये अभी अभी तो आपने कैलकुलेट किया क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। जी सर। आपको क्या निकालना है? टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यू। हाँ वो दोनों का ऐड कर देंगे। फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्यूब में तो 6 फेसेस हैं, तो 3 फेस से तो 0 हो गया, और और बाकी 3। जो 3 फेस हैं
इससे Q/24, Q/24, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल कितना हो गया? 3 Q/8 एप्सिलॉन। यही तो हो गया। यस सर। क्या समझे? ये घूम फिर के सब एक रिजल्ट आ रहा है। हाँ, सब सेम सेम रिजल्ट ही आ रहा है। सेम ही तो क्वेश्चन है। हाँ, लैंग्वेज दूसरी कर दी। अच्छा, इसको आप वैसे भी तो कर सकते थे, जैसे अभी आपने 8 रूबिक्स नहीं क्यूब। वाला। हाँ, सर ये कर सकती थी कि इसको एज अ क्यूब मानकर इसके ऊपर 8 क्यूब्स लगा सकती थी। हाँ, इसके ऊपर 8 क्यूब्स नहीं, मतलब 3 इधर और फिर 2 और पीछे, तो 4 हो गए और 4 चार ऊपर। ऊपर, है ना? हम्म। सर अभी अच्छा बन गया। और ये हाइलाइटर से बना है ना, अभी तो मिट जाएगा। बना लेता हूँ इसको बाय द वे, मेरे शायद फ्लो में बन जाए। मेरी जो ड्राइंग है ना वो पैथेटिक है। सर ये हाइलाइटर स्क्रीन को बहुत हैंग कर देता है। अच्छा, उसमें हैंग हो जाता है, बोले थे एक बार पहले भी। पर मेरे सामने लैपटॉप में खुला हुआ है तो वो नहीं हैंग होता है, तो मुझे लगता है कि आपको भी वैसा ही दिख रहा है। मतलब थोड़ा लेट आ रहा है, जितना पेन हो जाता है ना कि साथ साथ ही समझ आ रहा है। अच्छा, और मेरा जो, एक्चुअली मैंने 2 स्क्रीन खोल रखा है, लैपटॉप भी है और इधर ये भी है। तो मेरे लैपटॉप पे ना साथ साथ आते रहता है, तो मुझे ऐसा मतलब फील होता है कि आपको भी मतलब ऐसा ही दिख रहा है, मैं ये समझता हूँ। सर या तो इसलिए होगा कि मेरे रूम में वाईफाई कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बुरी है, तो इसलिए हो रहा होगा। नहीं नहीं, वो लैग हो सकता है। आप सही बोल रहे हो। आपकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होता तो फिर वो तो पेन वाले में भी प्रॉब्लम होता ना। हाँ वो भी है। हम्म। चलो, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। सर आकाश में भी ऐसे ही पढ़ाता है, जैसे आप यहाँ पढ़ा रहे हो 2 स्क्रीन खोलकर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मैं भी आकाश जैसी कोचिंग खोल सकता हूँ, है ना? अ, अब क्या करें चुनमुन, इसके आगे का कैसे होगा? ऊपर 4 ऐसे ही सेम। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, मतलब नीचे वाला 4 दिख रहा है क्या अभी? हाँ बहुत सही बना है। सही बन गया। रियली? इसको मिटाएंगे नहीं, गलती से सही बन गया। अचीवमेंट। तो थोड़ा सा इसको बस ऐसे कर दें क्या, ऐसे ऐसे? हाँ बस। और सर वो साइड से उससे मिला सकते हो दोनों, अच्छा, ये वाली? नीचे वाले। ये वाली ना? हाँ और फिर इधर इसको इसको भी मिलाएंगे क्या ऐसे? ये फिर कहाँ जाके मिलेगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। सर ये भी हो जाएगा साइड से। हम्म। एक दो, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, रहने देते हैं इतना ही। कुछ कुछ आधा अधूरा हो गया क्या? नहीं सही है। ठीक है ना, कुछ तो चलो ठीक है। अभी हम्म। ज्यादा और कैसे मिलाने बोल रहे हो आप? इसको ऐसे हाँ और इसको कैसे, ऐसे? हाँ। अच्छा, ऐसे बोल रहे हो क्या? देखते हैं। ओके, हाँ ये तो बढ़िया है। ये तो गलत हो गया शायद। नहीं हुआ सर। अब काउंट करो फेसेस। तो डायगोनल हो जाएगा ना?
सीधा सीधा खींच दो ना। अच्छा, ऐसे सीधा सीधा ऐसे। हाँ ऐसे ऐसे आ जाएगा, है ना? यस सर। ओके, थैंक यू फॉर showing me that path, showing me the light. ओके, तो 4 क्यूब्स हो गए नीचे, 4 क्यूब्स ऊपर। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये Q4 से मान लो कि n नंबर ऑफ लाइंस निकल रहे हैं। हम्म। क्या निकल रहे हैं? एन नंबर ऑफ चार्जेस। n नंबर ऑफ लाइंस। लाइन ऑफ फोर्सेस। हाँ, n नंबर ऑफ लाइंस निकल रहे हैं। तो एक बात बताइए, ये तो सिमेट्रिकली निकलता है। हाँ तो सिमेट्रिकली निकलता है, तो आउट ऑफ दिस n नंबर ऑफ लाइंस, n/2 नंबर ऑफ लाइंस ऊपर जा रहे होंगे, n/2 नीचे आ रहे होंगे। n/2 नीचे आ रहे होंगे। ठीक है। हम्म। तो यस सर। जो ऊपर जा रहे होंगे वो ऊपर वाले 4 क्यूब को पेनिट्रेट करेगा, हम्म। और जो नीचे आ रहे होंगे वो नीचे वाले 4 क्यूब को पेनिट्रेट करेगा। जी सर। तो दैट मीन्स ऊपर वाला जो 4 क्यूब होगा उससे हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे वाला जो 4 क्यूब है उससे 1/4 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हम्म। सॉरी सॉरी, ओ क्या बोल रहा हूँ मैं, ऊपर वाला हाफ हाफ हो जाएगा ना, ऊपर वाले से हाफ और नीचे वाले से हाफ, राइट? यस सर। अभी नीचे वाला में तो 4 4 क्यूब है, हाँ तो इंटू चारों तक 4। सेम नंबर ऑफ लाइंस पास करते होंगे। यस सर। सिंगल क्यूब से कितना हो जाएगा? 1/4 कर देंगे 1/4 और 2। हाँ यही चीज। 1/8। हो जाएगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। यस सर। एक क्यूब से कितना फ्लक्स हो जाएगा? ये वाला चीज इजी लगा। हाँ, ये इजी है ही, बट चीजें सब पता होना चाहिए। हम्म। इजी डिफिकल्ट तो बाद में डिसाइड होगा, पता सब होना चाहिए। सर ये ना करा हुआ है मेथड, ऊपर ही करा था ये क्यूब वाला, इसलिए इजी लग रहा है। तो समझ में आया। यस सर।